हिमालय की उन बर्फीली ऊंची चोटियों पर ना एक खामोश लेकिन बहुत तेज दौड़ चल रही है। ये कोई आम दौड़ नहीं है, ये है भारत और चीन के बीच अपनी सीमाओं को मजबूत करने की होड़, कंक्रीट और डामर की दौड़। तो आखिर इस जबरदस्त कंस्ट्रक्शन रेस में हो क्या रहा है और इसने दशकों पुराने शक्ति संतुलन को कैसे बदल कर रख दिया है? चलिए इसी को समझते हैं। जरा ये बयान सुनिए। ये बात 2013 में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने संसद में कही थी। सोचिए, ये एक ऐसी सोच थी जिसने दशकों तक भारत की सीमा रणनीति को जैसे जकड़ कर रखा था। एक ऐसा डर जो बाद में एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक साबित हुआ। और हमारी आज की कहानी बस यहीं से शुरू होती है। देखिए, 2014 से पहले भारत की जो बॉर्डर स्ट्रैटेजी थी वो एक हार की याद से बनी थी। ये एक ऐसी मानसिकता थी जो आगे बढ़ने से ज्यादा दुश्मन को रोकने पर बल्कि खुद ही रुक जाने पर केंद्रित थी। और जमीन पर इसके जो नतीजे थे वो साफ और बहुत खतरनाक थे। तो ये रक्षात्मक मानसिकता आखिर थी क्या? असल में 1962 की लड़ाई के बाद भारत में एक डर घर कर गया। डर ये था कि अगर हमने अपनी सीमा तक अच्छी सड़कें बना दी तो कहीं दुश्मन उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करके तेजी से हम पर हमला न कर दे। तो क्या हुआ? सड़कों को न बनाना ही एक तरह की डिफेंस पॉलिसी मान लिया गया। और जमीन पर इसका असर, वो तो वाकई चौंकाने वाला था। सोचिए, एक तरफ चीनी सेना अपनी शानदार पक्की सड़कों पर कुछ ही घंटों में भारी टैंक और तोपें सीमा पर ले आती थीं। वहीं दूसरी तरफ हमारे भारतीय सैनिकों को अपनी ही चौकियों तक पहुंचने के लिए कई कई दिन पैदल चलना पड़ता था। गोला बारूद और जरूरी सामान खच्चरों पर लाद कर पहुंचाया जाता था। ये एक बहुत ही खतरनाक असंतुलन था। लेकिन फिर साल 2014 के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई। ये भारतीय सीमा रणनीति में एक ऐसा मोड़ था जिसने दशकों की हिचकिचाहट को तोड़ दिया और एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। वो जो पुरानी सड़कें न बनाने वाली नीति थी ना, उसे पूरी तरह से पलट दिया गया। अब लक्ष्य था आक्रामक रक्षा और त्वरित लामबंदी, जिसका सीधा सा मतलब था सीमा के आखिरी कोने तक हर मौसम में खुली रहने वाली सड़कें बनाना, ताकि हमारी सेना दुश्मन से ज्यादा तेजी से पहुंच सके, न कि उससे पीछे। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा बदलाव मुमकिन कैसे हुआ? इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए गए। सबसे पहले बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को सरकारी लाल फीताशाही से निकालकर सीधे रक्षा मंत्रालय के अंडर लाया गया। दूसरा, बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई। और तीसरा, जो प्रोजेक्ट्स पर्यावरण मंजूरियों की वजह से सालों तक अटके रहते थे, उन प्रक्रियाओं को बहुत तेज कर दिया गया। और जब बजट की बात आती है ना, तो ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी कह देते हैं। 2014 से पहले BRO का औसत बजट करीब 4000 करोड़ रुपए हुआ करता था और आज ये 14000 करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक नए और मजबूत राष्ट्रीय संकल्प का सबूत है। तो इस नए इरादे और बढ़े हुए बजट के साथ भारत ने इंजीनियरिंग के ऐसे कमाल कर दिखाए जो कुछ साल पहले तक सोचे भी नहीं जा सकते थे। चलिए कुछ सबसे शानदार प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। 19,024 फीट, जरा इस ऊंचाई के बारे में सोचिए। एक ऐसी ऊंचाई जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, वहां भारत ने कुछ ऐसा बना दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसी ऊंचाई पर भारत ने बनाई उमलिंग ला, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चलाने लायक सड़क। पूर्वी लद्दाख में बनी ये सड़क सिर्फ एक इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, बल्कि चीन के लिए एक सीधा और साफ संदेश है कि भारत अब किसी भी ऊंचाई पर, किसी भी मौसम में और किसी भी चुनौती के बीच निर्माण करने में सक्षम है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 70 टन। ये सिर्फ एक वजन का आंकड़ा नहीं है, ये हमारी सेना की नई ताकत का प्रतीक है। ये है क्लास 70 पुल की क्षमता। और जानते हैं इतना वजन किसका होता है? भारत के मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म का। इसका सीधा मतलब ये है कि अब हमारे टैंक उन नदियों और गहरी खाइयों को भी आसानी से पार कर सकते हैं, जो पहले एक बड़ी रुकावट हुआ करती थी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल को देखिए, जो तवांग को पूरे साल देश से जोड़कर रखती है। लद्दाख को जोड़ने वाली अटल टनल हो या फिर दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड तक जाने वाली DSDBO सड़क, ये सारे प्रोजेक्ट्स हिमालय में कनेक्टिविटी की परिभाषा ही बदल रहे हैं। और ये सब किस रफ्तार से हो रहा है वो भी जानना जरूरी है।
2014 से पहले भारत सीमा पर हर साल औसतन करीब 600 किलोमीटर सड़कें बनाता था। आज ये आंकड़ा दुगना हो चुका है, 1200 किलोमीटर प्रति वर्ष से भी ज्यादा। ये रफ्तार सीधे सीधे चीन की स्पीड को टक्कर दे रही है। तो इन सड़कों, पुलों और सुरंगों का आखिर मतलब क्या है? जमीन पर स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर इनका क्या असर पड़ा है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा है तेजी। जहां पहले सैनिकों को सीमा तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, अब वही सफर घंटों में पूरा होता है। रसद और गोला बारूद की सप्लाई अब बर्फबारी की वजह से नहीं रुकती। और तो और न्यूमा जैसे हवाई अड्डों को अब फाइटर जेट बेस में तब्दील किया जा रहा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बस कुछ ही किलोमीटर दूर हैं। लेकिन ये जो नई रणनीति है ना, ये सिर्फ सेना, हथियार और कंक्रीट तक ही सीमित नहीं है। इसका एक मानवीय चेहरा भी है, और इसका लक्ष्य है सीमा पर बसे गांवों को देश की रक्षा की पहली पंक्ति बनाना। चीन अपनी सीमा पर शियाओकोंग नाम से मॉडल गांव बना रहा है, जिनका इस्तेमाल वो नागरिकों और सेना दोनों के लिए करता है। इसी के जवाब में भारत ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं है, बल्कि सीमावर्ती गांवों से लोगों का पलायन रोकना और वहां के लोगों को देश की आंख और कान बनाकर सशक्त करना है। तो समझने वाली बात ये है कि ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, ये सिर्फ सड़कें और पुल नहीं है, ये एक नए राष्ट्रीय इरादे और आत्मविश्वास का आईना है। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम एक ऐसे नए दौर में हैं, जहां भारत अपनी सीमाओं को लेकर पहले से कहीं ज्यादा मुखर और सक्रिय है। लेकिन इस रास्ते में आगे क्या है और चुनौतियां कौन-कौन सी हैं? हाँ, जाहिर है रास्ता आसान नहीं है। चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। हिमालय का नाजुक पर्यावरण, भूस्खलन का लगातार खतरा और विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाना, ये एक बड़ी चुनौती है। साथ ही तिब्बत में चीन का जो रेलवे नेटवर्क है, वो अभी भी उसे एक बड़ी बढ़त देता है, जिसका मुकाबला करने के लिए भारत को और तेजी से काम करना होगा। और भारत की इस बदलती क्षमता का असर हमें हाल में दिखा भी है। 2020 में गलवान और 2022 में तवांग में जो झड़पें हुई, वो शायद इसी का नतीजा हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि चीन भारत की इस नई ताकत और मजबूत होते इरादे से बेचैन हो रहा है। उसे भी ये एहसास हो रहा है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब दुनिया की छत पर दोनों तरफ से इतनी तेजी से निर्माण हो रहा है, तो ये इलाका एक मजबूत किले में तब्दील हो रहा है, या फिर एक ऐसे फ्लैश पॉइंट में जहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग लगा सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।